गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एमसीएल, एनसीएल, एनएलसी और माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। जो विगत वर्ष में पूछी गई है एग्जाम में ब्लास्टिंग और एसेसरीज या शॉर्ट फायरिंग, कटिंग, उस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने दिख रही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, समझते हैं, आंसर को देते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के पास शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगर कोई डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य दीजिए फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या कहता है? हु विल फ्रेम एंड इन्फोर्स स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर द सेफ यूज ऑफ एक्सप्लोसिव एंड कॉपी ऑफ द सेम शैल बी सबमिटेड टू द रीजनल इंस्पेक्टर टू यूज 2 टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इन एनी शॉर्ट होल। किसी भी शॉर्ट होल में 2 प्रकार के एक्सप्लोसिव का यूज करने के लिए रीजनल इंस्पेक्टर के पास सबमिट की जाने वाली और उसकी जो यूज की सेफ यूज की जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको कौन फ्रेम करता है। प्रश्न है 2 टाइप के एक्सप्लोसिव का एक ही शॉर्ट होल में उपयोग करने के लिए, एक ही होल में उपयोग करने के लिए कौन स्टैंडिंग ऑर्डर फ्रेम करता है यानी तैयार करता है। तो यहां पर ऑप्शन ए है ब्लास्टर या शॉर्ट फायरर, बी नंबर कहता है सेफ्टी कमिटी मेंबर, सी नंबर कहता है ब्लास्टिंग इंचार्ज और डी नंबर कहता है माइंस मैनेजर, ई नंबर कहता है एजेंट। तो शॉर्ट फायरर शॉर्ट फायरिंग के काम या ब्लास्टर शॉर्ट फायरिंग के काम का रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका सुपरविजन करते हैं। सेफ्टी कमिटी मेंबर जो माइंस रूल 1955 का रूल नंबर 29 टी है जिसके तहत कंस्टिट्यूट की जाती है और जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति खान में नियोजित होने पर इसको तैयार करनी रहती है, फॉर्म करनी रहती है, जिसमें मिनिमम 13 मेंबर्स रहते हैं। ब्लास्टिंग इंचार्ज ब्लास्टिंग के परफॉर्मेंस, ड्रिलिंग, चार्जिंग, ओवरऑल का रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइंस मैनेजर माइंस के सभी गतिविधियों का पूरी कंट्रोल यानी कि मैनेजमेंट, कंट्रोल, डायरेक्शन, सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। यही जो पर्सन है जो स्टैंडिंग ऑर्डर को फ्रेम करते हैं, जिसके संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 192 का 7 में ये बात कही गई है, साथ ही CMR 2 में भी बताई गई है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसके लिए 192 का जो 7 नंबर है उसको पढ़ के देखते हैं। क्या कहता है? इन ओपन कास्ट माइन टू यूज 2 टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इन एनी शॉर्ट होल द मैनेजर शैल फ्रेम एंड इन्फोर्स स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर द सेफ यूज ऑफ एक्सप्लोसिव एंड ए कॉपी ऑफ द सेम शैल बी सबमिटेड टू द रीजनल इंस्पेक्टर। तो ओपन कास्ट माइन 2 टाइप्स ऑफ ओपन कास्ट माइन में 2 प्रकार के एक्सप्लोसिव एक ही शॉर्ट होल में यूज करने के लिए माइंस के जो मैनेजर होते हैं वही स्टैंडिंग ऑर्डर को फ्रेम करते हैं और उसकी एक कॉपी को रीजनल इंस्पेक्टर के पास सबमिट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन 2 टाइप का एक्सप्लोसिव एक अंडरग्राउंड माइन में किसी एक शॉर्ट होल में उपयोग नहीं की जाएगी। ये जो 192 का जो 6 नंबर है उसमें बताया गया है। साथ में ये जो कहा गया है कि शॉर्ट फायरर जो होंगे टू बेस्ट ऑफ द अपने जजमेंट इंश्योर करेंगे कि कोई भी शॉर्ट होल न ओवर चार्ज की जाए न अंडर चार्ज की जाए, यानी कि
न बहुत अधिक बारूद उसमें डाली जाए न बहुत कम डाली जाए। बहुत अधिक बारूद डालने पर वाइब्रेशन ज्यादा होगा, नॉइस ज्यादा होगा, एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर ज्यादा होगा। जो समीपी रॉक में जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा माइग्रेट हो जाएगी। साथ ही जो अपना डस्ट ज्यादा जनरेट होगा। तो इस तरीके से ओवर चार्ज होने पर जो फ्रेगमेंटेशन होगी प्रॉपर नहीं होगी, और अंडर अगर चार्ज करते हैं तो लंप कोल या लंप ओबी जनरेट होंगे, बोल्डर जनरेट होंगे, जिससे लोडिंग ट्रांसपोर्टिंग ऑपरेशन इफेक्टेड होगी। तो इस तरह से न ओवर चार्ज न ऑप्टिमम चार्ज, ये देख रेख करने की किसकी है जिम्मेवारी? शॉर्ट फायरर की है, जिसके तहत आपको एमसीएल, एनसीएल, एनएलसी में डिप्यूट की जाएगी। तो ये आपको ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छे से जान लेनी है। 2, 3, 4 ट्रायल करके आप अपना देख सकते हैं अपने माइंड्स में। लेकिन आप जितना जल्दी ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा देंगे, फ्रेगमेंटेशन अच्छा देंगे, पाउडर फैक्टर अच्छी देंगे, उतना ही बेस्ट शॉर्ट फायरर कहलाएंगे। तो इस रेगुलेशन 192 का 8 के तहत आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसके फुल रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहां पर 192 रेगुलेशन आपने देखा, 6, 7, 8, 6, 7, 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, यूनिट ऑफ ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन। जैसे ही आप ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग करते हैं तो जो वाइब्रेशन समीपी आसपास क्षेत्र के जो पत्थर, रॉक है, जमीन है कहा जाए, उसमें इंड्यूस्ड हो जाती है, प्रवेश कर जाती है, और ये बहुत दूर तक जाकर आसपास के गांव, बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स के कांच के जो खिड़कियां होती हैं उनको चटका देती हैं। कहने का मतलब कि ब्रेक करा देती हैं। तो इस तरीके से जो वाइब्रेशन होती है, जो इंड्यूस्ड करती है समीपी रॉक में, वो कितनी होनी चाहिए? ये यूनिट उससे पूछी जा रही है, कितनी नहीं पूछी जा रही है कि उसकी यूनिट क्या होती है। बहुत ही सरल और सिंपल प्रश्न है। किसमें मेजर की जाती है वाइब्रेशन को? तो यहां पर ए नंबर में दिया है मिलीमीटर पर सेकेंड, बी नंबर में दिया है पास्कल, सी नंबर में दिया है डेसिबल, डी नंबर में दिया है न्यूटन मीटर, ई नंबर में दिया है मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे देखिए मिलीमीटर पर सेकेंड, ये एक वेलोसिटी का यूनिट माना जा सकता है। वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकेंड में भी होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में होती है, मिलीमीटर पर सेकेंड में होती है। और जो वाइब्रेशन होती है वो एक वेलोसिटी ही होती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एक सेकंड या 1 मिनट में कितनी दूरी वाइब्रेट हो रही है, कितनी दूरी प्रोपेगेट हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है। तो यहाँ पर मिलीमीटर पर सेकंड ही होगी वाइब्रेशन की यूनिट। अब प्रेशर जो होती पास्कल जो होती है प्रेशर की यूनिट होती है, डेसिबल जो है साउंड की यूनिट होती है, न्यूटन मीटर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क की यूनिट होती है या एनर्जी की यूनिट होती है। मीटर पर मिनट भी जो है वेलोसिटी की यूनिट है, लेकिन ये लार्जर यूनिट है। वाइब्रेशन का मेजरमेंट इससे पॉसिबल है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहां पर देखिएगा, आपका मैं कट पेस्ट करके रखा हूं रेफरेंस के तौर पर। थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन, डीजीएमएस India have specified permissible standard of peak particle velocity, यानी कि जो वाइब्रेशन के बाद उत्पन्न हुई वेलोसिटी रहती है, पार्टिकल टू पार्टिकल जो इंड्यूस्ड होती है वाइब्रेशन, उसी को पिक पार्टिकल कहा गया है। तो यहाँ पर पिक पार्टिकल वेलोसिटी जो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, सेफ लिमिट होनी चाहिए, जिसको किसमें लिखा है ब्रैकेट के अंदर मिलीमीटर पर सेकंड। यही आपसे प्रश्न में भी पूछी है। लेकिन फ्रेंड्स, यही प्रश्न तो शायद आए, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ जो परमिसिबल लिमिट है डीजीएमएस की सर्कुलर में दी गई, उसको भी याद रखना है, वो भी आपसे पूछ सकती है। साथ ही आप जब
काम करेंगे तो उस काम के दौरान वाइब्रेशन से जो उत्पन्न ब्लास्टिंग से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है उसको भी मेजरमेंट करना होगा, ताकि आपके आसपास के गांव इफेक्टेड ना हो, कंप्लेन ना आए। तो यहाँ पर देखिए परमिसिबल पीक पार्टिकल वेलोसिटी दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है? तो ये जो है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वो जो बिल्डिंग है वो किस टाइप का है, पक्के बिल्डिंग है या कच्चे बिल्डिंग है या किस टाइप के बिल्डिंग है, एंड डोमिनेंट एक्सीलेटेटरी फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, परमिसिबल पीक पार्टिकल वेलोसिटी एट द फाउंडेशन लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर इन माइनिंग एरिया। माइनिंग एरिया में जो बनी हुई फाउंडेशन लेवल है, उसके स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन लेवल है उस पर जो है मेजर की गई है ये पिक पार्टिकल वेलोसिटी, उससे अधिक नहीं। एरिया इज गिवन बिलो इन टेबल। तो यहाँ पर देखिए परमिसिबल पिक पार्टिकल वेलोसिटी, तो आपको इस तरीके से याद करना है, पिक पार्टिकल वेलोसिटी इन मिलीमीटर पर सेकेंड एट द फाउंडेशन लेवल ऑफ ए स्ट्रक्चर एट ए फ्रीक्वेंसी। तो किस फ्रीक्वेंसी पर और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या रहेगी। तो पहला जो कॉलम है, ये दो कॉलम दो टेबल में दिया हूं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर नॉट बिलोंगिंग टू दी ऑनर, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा घर जो माइन ऑनर का के अंतर्गत नहीं है। और दूसरी टेबल जो है बिल्डिंग बिलोंगिंग टू दी ऑनर विथ लिमिटेड स्पेन टू लाइफ, ऑनर के अंदर बिलोंग की जाने वाली यानी ऑनर की ही बिल्डिंग जो जिसकी लाइफ लिमिटेड है, ऐसा स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। तो मैं पहले सेकंड टेबल की ही चर्चा कर लेता हूं जिसमें दो ही है। तो डोमेस्टिक हाउसेस स्ट्रक्चर कच्चा ब्रिक एंड सीमेंट, ब्रिक एंड सीमेंट से बना है लेकिन वो कच्चा है, तो ऐसा डोमेस्टिक हाउसेस जो रहेंगी जो कच्चा स्ट्रक्चर कहलाएंगे, मैं सर्कल बना के आपको याद रखने के लिए बोला हूं कि फॉर कच्चा स्ट्रक्चर आप जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज से अधिक अगर आती है ब्लास्टिंग की, तो उसमें जो परमिसिबल लिमिट है वो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड है, जो कि मेरी कर्सर आपको दिखाई दे रही होगी, घूम रही होगी, कि यही आपसे पूछी जाएगी या तो फिर सेकेंड वाली पूछी जाएगी। जो पक्का स्ट्रक्चर है आरसीसी, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट से जो फ्रेम्ड की गई स्ट्रक्चर होती है, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आदि हैं, उनकी जो परमिसिबल लिमिट है वो 50 मिलीमीटर पर सेकेंड यानी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपकी पक्के स्ट्रक्चर जो माइन बिलोंगिंग टू ऑनर वाली स्ट्रक्चर रहती है उनके लिए, तो 5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं पर सेकेंड। तो ये दो याद रखिएगा, इस दो से आपसे पूछी जाएगी। तीसरी जो यहाँ पर आपसे पूछ सकती है कि जो कच्चा स्ट्रक्चर जो माइन के ऑनर के नहीं है उसके लिए आप मैक्सिमम वाला याद रखिए, जो कि 25 फ्रीक्वेंसी से अधिक के लिए रहती है, वो है 15 मिलीमीटर पर सेकेंड। और पक्का स्ट्रक्चर जिसको आप यहाँ पर इस टेबल में आरसीसी और से फ्रेम की गई है उसके लिए 25 मिली सेकेंड है। तो आप याद रखिए कि जो माइन ऑनर के बिल्डिंग नहीं है उनके लिए जो आरसीसी पक्का स्ट्रक्चर है वो पक्का स्ट्रक्चर 25 मिलीमीटर पर सेकेंड है, और वो जो कच्चा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जब वो माइन ऑनर के अंदर रहती है। माइन ऑनर के नहीं है तब तो वो जो है 25 मिलीमीटर पक्का के लिए रहेगी, और वही जो है कच्चा के लिए हो जाएगी जो माइन ऑनर के अंतर्गत आते हैं, माइन ऑनर की बिल्डिंग्स हैं उसके कच्चा के लिए हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा। अब दूसरी जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जो पुरातनिक जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, सेंसिटिव स्ट्रक्चर हैं, उसके लिए और कम है, सबसे कम है 25 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी के लिए वो है 10 हर्ट्ज। तो आपसे कम वाली भी पूछ सकती है कि सबसे कम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लिए, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंट सेंसिटिव स्ट्रक्चर के लिए 10 एक सेकंड में वो 10 मिलीमीटर से अधिक प्रोपगेट ना करे। तो ये आप उसकी वैल्यू को भी आप याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर क्या चीज 7 जो आपकी ये रही। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जो पूछी गई है आपके MCL NCL के एग्जामिनेशन में। द ट्रेंचेज
made only for prospecting by mean of manual method, the height of the benches shall not exceed dash dash मीटर। जो ट्रेंचेज तैयार किए जाते हैं, गड्ढे तैयार किए जाते हैं, जो प्रोस्पेक्टिंग के लिए केवल रहती है, एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं, केवल प्रोस्पेक्टिंग पता लगाने के लिए की जाती है, प्रोस्पेक्ट करने के लिए की जाती है, बाय मीन ऑफ मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड से जब उसको हम लोग करते हैं, जिस संबंध में मैनुअल माइनिंग मेथड, जो कोल माइंस रेगुलेशन 105 तुरंत दिमाग में आ जाएगी जैसे ही आपको मैनुअल मेथड कहता है। तो मैनुअल मेथड से आप अगर माइनिंग कर रहे हैं और उसमें ट्रेंच बना रहे हैं, जो ये ट्रेंच प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए होती है, तो बेंच की जो हाइट होगी वो कितना मीटर से अधिक नहीं होगी। तो मैनुअल माइनिंग मेथड ऑप्शन पर आने से पहले जो कीवर्ड है रेगुलेशन 105 का मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, उसके 5 आपको कीवर्ड सामने रखा हूं, उसको आप याद रखिए। पहला नंबर जो सब रेगुलेशन 105 का है वो क्या कहता है? सॉफ्ट ग्राउंड, यानी कि जो सॉयल है, मुर्रम है, ग्रेवल है, क्ले है, डेब्रिज है, ऐसे ग्राउंड में आप मैनुअली वर्किंग कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन ए कहता है कि स्लोप जो है 45 डिग्री से अधिक नहीं होगी। उस बेंच की जो स्लोप होगी वो 45 डिग्री से नहीं होगी, या जो रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन देते हैं वो से अधिक नहीं होगी। उनके परमिशन से आप उसके ढाल को, ग्रेडियंट को बढ़ा सकते हैं। अब बी नंबर में कहता है कि हाइट जो होगी किसकी, बेंच की, जो सॉफ्ट ग्राउंड में आप बना रहे हैं, वो 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी, नॉट ग्रेटर देन 1.5 मीटर। और विड्थ जो होगी यानी 1.5 मीटर से अधिक हाइट नहीं होगी, और विड्थ जो होगी वो हाइट से अधिक नहीं होगी, नॉट ग्रेटर देन हाइट। तो ये ऑप्शन, ये जो 105 का सब रेगुलेशन 1 है उसमें स्लोप और हाइट और विड्थ की बात किया गया है। अब जो है यहाँ पर जो सब रेगुलेशन 2 है जिसमें पिलर लेफ्ट इन सिट्यू की बात किया है, ऐसा जो मिट्टी का ही या मुर्रम का ही जो हम लोग मेजरमेंट पर्पस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हम लोग पिलर बीच बीच में अगर छोड़ते जा रहे हैं मिट्टी का, तो वो जो हाइट होगी उसकी एच मतलब हाइट समझना है, वो एच जो हाइट होगी वो 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी। और हाइट अगर एक्सीड हो जाती है 1.25 मीटर से तो उसका जो बेस होगा वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा, ये याद रखना है। तो इसको तो आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस पर से प्रश्न पूछना ही पूछना है, एनसीएल और एमसीएल के स्टूडेंट्स, एनएलसी के स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर में कहता है सब रेगुलेशन 3 जो आपकी 105 की है कि कोयले के लिए बोलता है सब रेगुलेशन 3 कि उसकी जो स्लोप होगी वो 45 डिग्री, केवल मैं 45 लिखा हूं, आपको याद रखना है। कोल अगर दिया हुआ है तो 45 डिग्री होगी कि 45 डिग्री से स्लोप अधिक नहीं होगी, जैसा कि सॉफ्ट ग्राउंड के लिए भी बोला गया है। और जो हाइट होगी यहाँ पर नॉट ग्रेटर देन 3 मीटर लिख दिया हूं, तो नॉट ग्रेटर देन 3 मीटर क्या हो सकती है, उसकी जो कोयले में बेंच बनाएंगे उसकी हाइट 3 मीटर से अधिक नहीं होगी, जबकि उसकी जो विड्थ होगी वो हाइट से कम नहीं होगी, नॉट लेस देन हाइट। तो हाइट से कम नहीं होगी, 3 मीटर से अधिक होगी। इस पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मैनुअल माइनिंग में बेंच की विड्थ कोयले में कितनी होती है, हाउ मच द विड्थ ऑफ बेंचेस इन कोल इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। ऑप्शन ए 2.5 मीटर, ऑप्शन बी 1.5 मीटर, ऑप्शन सी 3.5 मीटर, ऑप्शन डी 4 मीटर। तो यहां पर जो नियरेस्ट आंसर है 3 मीटर से कहता है कि अधिक नहीं होगी, तो 3 मीटर अगर नहीं दिया है तो नियरेस्ट आंसर 2.5 मीटर होगी, जिसको आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके का ट्विस्टेड किया हुआ प्रश्न आप जरूर एक बार जब भी पढ़ते हैं
रेगुलेशन या उसके कीवर्ड की नंबर, तो अपने दिमाग में उसको एनालाइज करते हुए, बैठाते हुए चलते आगे बढ़ते रहिए। अब कुछ जो सब रेगुलेशन 4 है उसमें कहता है कि प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंचेज और हार्ड ग्राउंड। जब आप हार्ड ग्राउंड में काम करते हैं या प्रोस्पेक्टिंग की जो ट्रेंचेज होती है वो उसकी बात कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपकी प्रोस्पेक्टिंग आ गई है प्रश्न वाली, जो आपकी आंसर है प्रोस्पेक्टिंग, जो आपके प्रश्न में वर्ड दी हुई है। तो प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंचेज, द ट्रेंचेज मेड ओनली फॉर द प्रोस्पेक्टिंग। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग ट्रेंचेज और हार्ड ग्राउंड हाइट जो होगी नॉट ग्रेटर देन 6 मीटर होगी, तो 6 मीटर से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 7, उसकी ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन ई, जो 6 मीटर दिया हुआ है वही होगी। यानी कि जो प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो ट्रेंच बना रहे हैं जो हार्ड ग्राउंड में होगी, और हार्ड ग्राउंड जो होगी उसमें हाइट जो होगी वो 6 मीटर से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर 1.5 मीटर से अधिक वाली तो बात नहीं होती है जो सॉफ्ट ग्राउंड में आप अगर कर रहे हैं तो, लेकिन हार्ड ग्राउंड में अगर कर रहे हैं उसकी, तो वो 6 मीटर से अधिक नहीं होगी। उसी तरह से पिलर जो लेफ्ट छोड़ते हैं उसकी हाइट 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी। पिलर लेफ्ट इंस्टीट्यूट मेजरमेंट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके प्रश्न में मेजरमेंट वर्ड नहीं दिया हुआ है। ट्रेंचेज मेड ओनली फॉर द प्रोस्पेक्टिंग बाय मीन्स ऑफ मैनुअल मेथड, द हाइट ऑफ द बेंचेस शैल नॉट एक्सीड, कितना मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, 6 मीटर। अब यहाँ पर एक और कीवर्ड है, की नंबर है, जो सब रेगुलेशन 5 देता है, जो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग रेगुलेशन नंबर 105 का ही है। वो कहता है ट्री या लूज नॉट विद इन 3 मीटर, नॉट विद इन 3 मीटर, यानी कि जो बेंच का एज है उस बेंच के एज से 3 मीटर के अंदर में कोई भी पेड़ या ढीला पत्थर, ढीला मलबा नहीं होनी चाहिए। आपसे घुमाकर प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपके बेंच ओपन कास्ट माइंस में एज है उससे आप कोई ढीला पत्थर कितनी दूरी तक नहीं होनी चाहिए, और ऑप्शन में आपको 3 मीटर नहीं देगा, तो 3 मीटर से जो नियरेस्ट अधिक होगी, नियरेस्ट मोर होगा, उसको आप टिक लगाइएगा फ्रेंड्स। तो ये जो है 105 रेगुलेशन जो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है उसका आपने कर लिया फ्रेंड्स स्टडी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। तो द हाइट ऑफ द बेंच इज डिसाइडेड बाय, हाइट ऑफ द बेंच को डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ फ्रेंड के पास शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, आपको धन्यवाद कह सकें। तो फ्रेंड्स आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट देना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं या क्या डाउट है, उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर दीजिए। तो ठीक है, अगली हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कहता है? द हाइट ऑफ द बेंच इज डिसाइडेड बाय, बेंच की जो हाइट है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? ऑप्शन ए ड्रिल मशीन कैपेसिटी, बी नंबर हाइट ऑफ द डंपर, सी नंबर हाइट ऑफ द बूम ऑफ द शॉवेल, डी नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ द शॉवेल डंपर, ई नंबर नन ऑफ देम। तो यहाँ पर जो बेंच की हाइट है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? तो यहाँ पर कई बार मैं आपको ये समझा चुका हूं कि बेंच की हाइट, पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि जो बेंच की हाइट है, मैं अगर फिगर बना करके बताना चाहूं तो यहाँ पर आपने देखिएगा कि ओपन कास्ट माइन है जिसका ये जो दिख रही है बेंच है। अब इस बेंच में आपने ब्लास्ट किया ये वाला पोर्शन जो थी पहले की, इसको जब ब्लास्ट किया तो ये ब्लास्ट मटेरियल यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब यहाँ की जो एक्सकवेटर है उस एक्सकवेटर को आप इस मटेरियल को उठाने के लिए डिप्लॉय किए हैं, तो ये जो इसकी बूम है ये देखते हैं कि इस टाइप से रहती है। ये बूम है, ये आर्म है और ये बकेट है।
तो ये जो बेंच की हाइट आप डिसाइड कर रहे हैं, बेंच की हाइट डिसाइड करना है तो ये कितनी होनी चाहिए। प्रैक्टिकली आप देखिएगा कि अगर ये मटेरियल ये उठा लेती है तब तो ये बेंच हाइट ठीक है, लेकिन अगर ये बकेट यहाँ के मटेरियल को नहीं उठा पाती है तब तो फिर ये बेंच हाइट आपके लिए सही नहीं है इस मशीन के लिए। तो आप मशीन के बूम हाइट, मशीन के बूम हाइट से अधिक नहीं होनी, मशीन का बूम हाइट हर समय अधिक होना चाहिए किससे, बेंच के हाइट से। या बेंच का हाइट जो है, बेंच का हाइट एच अगर कहते हैं, बेंच का हाइट वो मशीन के बूम हाइट से कम नहीं होगी। बेंच का हाइट मशीन के बूम हाइट से कम नहीं होगी। बूम हाइट, बूम लेंथ या बूम हाइट, या जिसको डिगिंग डेप्थ भी बोलते हैं, डिगिंग डेप्थ। तो मशीन के बूम हाइट और डिगिंग डेप्थ से कम नहीं होगी, मशीन के कम नहीं होगी। मशीन जो बेंच की हाइट होगी वो मशीन के बूम हाइट या डिगिंग हाइट से कम नहीं होगी, यानी कि हाइट अधिक होगी। तो ये हाइट अधिक नहीं होगी, ये उल्टा हो गई है, इसको सीधा कर लेते हैं। यहां पर ये अधिक होगी, अधिक ये वाली अधिक नहीं होगी, ये सिंबल होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो डिसाइड करते हैं क्या चीज की, बूम की, बेंच की हाइट, वो मशीन के डिगिंग हाइट से ही डिसाइड करते हैं, एक्सकेवेटर के डिगिंग हाइट से डिसाइड करते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ड्रिल मशीन की कैपेसिटी हम लोग उसके डायमीटर से, ड्रिल मशीन के जो बीट होती है उसका डायमीटर से डिसाइड करते हैं कि वो कितना होल जो है, कितना डायमीटर का होल जनरेट करेगी। तो यहां पर ड्रिल मशीन की कैपेसिटी और ड्रिल बीट की डाया या शॉर्ट होल की डाया बताती है। तो उससे हम लोग डिसाइड नहीं करते। हाइट ऑफ द डंपर की हाइट से भी नहीं करते। हाइट ऑफ द बूम ऑफ द सॉवेल, तो यहाँ पर सॉवेल के बूम के हाइट के आधार पर ही डिसाइड करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉवेल डंपर की कॉम्बिनेशन से नहीं करते, नन ऑफ दिस नहीं करते। यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए CMR 106 का ही 5, जो ये रेगुलेशन से ही पूछी हुई है, 5 में कहा गया है कि जब हम लोग ड्रिलिंग पैटर्न तैयार करते हैं तो उसमें 105 में बताया गया है इस लाइन को कि डिगिंग हाइट से अधिक नहीं रहेगी, मशीन के डिगिंग हाइट से बेंच की हाइट अधिक नहीं रहेगी। तो ये बात उसमें कही गई है 106 का 5 में। अब यहाँ पर देखिए ड्रिलिंग पैटर्न, एक फ्रेंड कमेंट्स करके पूछे थे कि सर ड्रिलिंग पैटर्न बताइएगा। तो ओपन कास्ट में जो ग्रिड पैटर्न से जो होल लगाई जाती है, जिसमें 3 मुख्य बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। पहला चीज शॉर्ट होल का डाया जो कि बेंच के हार्डनेस, बेंच की हाइट के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर बेंच हाइट हम लोग किससे डिसाइड करते हैं, बेंच हाइट हम लोग जो सॉवेल डिप्लॉय कर रहे हैं, आपके यहाँ जो सॉवेल है उसके डिगिंग हाइट पर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ होल डाया जो होगी, आपने जैसे ही एच डिसाइड कर लिया, बाय द वे आप 20 मीटर डिसाइड किए हैं हाइट, जो कि जो आपकी सॉवेल की जो बूम लेंथ है वो आपकी 25 मीटर है। तो आपने बेंच हाइट डिसाइड किया 20 मीटर। तो बेंच हाइट अगर 20 मीटर डिसाइड किया है तो उस आधार पर हम लोग होल डाया डिसाइड करते हैं कि 20 मीटर डिवाइडेड बाई 80 जो होगी वो होल डाया होगी। 20 मीटर को mm में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 20 इंटू क्या हो जाएगी, 1000, 20 इंटू 1000 हो जाएगी, जिसको आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये है होल डाया ऑफ होल। तो ये जो है आपने अभी कहा कि H/80, ये आप याद रखिए इन मिलीमीटर। तो अभी आपने कहा कि H जो है कितनी है, 20 मीटर है। तो 20 मीटर ये हो गई
इंटू, आप अगर mm में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 अगर रखते हैं तो डिवाइड कीजिएगा 80 से, तो 0 से 0 ये कट गई, 2 4 जा 8 हो गया, और 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 250। यहाँ पर 250 mm आ गई, वो क्या चीज, शॉर्ट होल का डायमीटर। तो 250 mm आप रखेंगे 20 मीटर के हाइट वाले बेंच में। अगर ये 20 मीटर है तो यहाँ पर जो आप होल बनाएंगे शॉर्ट होल, वो 250 मिलीमीटर का बनाएंगे। अब यहाँ पर आपने देख लिया डायमीटर ऑफ होल। अब यहाँ पर आप बात करते हैं किसकी, बर्डन की। बर्डन अगर आपको डिसाइड करना, क्योंकि ड्रिलिंग पैटर्न में हम लोग 3 ही मुख्य बात ध्यान में रखते हैं, होल डायमीटर, दूसरी चीज बर्डन, और तीसरी चीज स्पेसिंग। तो बर्डन जो है, क्योंकि शॉर्ट फायरिंग करने का काम आपसे किया जाना है जब आप डिप्लॉय कीजिएगा, तो बर्डन जो होती है वो होल डाया का जो हम लोग देखते हैं वो सॉफ्ट रॉक, मीडियम रॉक, हार्ड रॉक, इसके लिए हम लोग जो है जब सॉफ्ट रॉक रहेगी, फॉर सॉफ्ट रॉक, फॉर हम लोग ये देख लेते हैं, फॉर सॉफ्ट रॉक, फॉर सॉफ्ट रॉक, या जिसको हम लोग कोल भी कहते हैं। तो सॉफ्ट रॉक या कोल के लिए जो होल डायमीटर रहती है, डायमीटर इंटू हम लोग उसमें ध्यान देते हैं कि सॉफ्ट रॉक के लिए 30 से मल्टीप्लाई करना, 30, 25, 20, ये याद रखना है आपको। 30 डायमीटर इंटू 25 और डायमीटर इंटू 20। तो ये किसके लिए हो गई, सॉफ्ट रॉक के लिए हो गई। ये जो किसके लिए हो गई, मीडियम रॉक के लिए हो गई। ये जो है मीडियम हार्ड रॉक के लिए हो गई, जिसको आप निकाल सकते हो। और ये जो है हार्ड रॉक के लिए डायमीटर इंटू 25, जिसको आप निकाल सकते हो। तो ये आप देख रहे हो कि डायमीटर आपने 250 लिखा है, तो 250 इंटू 30 करेंगे, 250 इंटू 30 करेंगे तो 25 तिया 75 होता है, 75 हो गई, और 00 हो गई mm में, यानी कि मिलीमीटर में है, ये मीटर में जब कन्वर्ट करिएगा तो 7.5 मीटर होगी। उसी तरह से हार्ड रॉक वाली जब निकालिएगा तो हार्ड रॉक में आपने कहा है कि डायमीटर 250 है, तो 250 इंटू 25 करिएगा तो ये जो आ जाएगी 25 25 625। तो इसको ये मिलीमीटर में होगी, मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 6.25 हो जाएगी। उसी तरह से ये इसमें जब कीजिएगा डायमीटर 250 है इंटू 20 कीजिएगा तो ये जो है आपकी 25 दूनी 50, ये जो है मीडियम हार्ड रॉक के लिए 25 है। मीडियम हार्ड रॉक के लिए 25 है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मीडियम हार्ड रॉक के लिए 25 से लगभग अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं, मीडियम हार्ड रॉक के लिए 25 है। तो ये जो है आपकी थोड़ा चेंज कर लेना है। हार्ड रॉक के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना है, d इंटू 20। तो d जो है 250 थी, इंटू 20 करिएगा तो आपकी कितनी हो जाएगी, 25 दूनी 50, यानी कि 5000 mm होगी, 5000 mm होगी, जिसको आप ये कह सकते हैं 5 मीटर। उसी तरह से ये जो 25 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो होगी, ये कितनी होगी, 625 होगी, 62500, 62500। तो इस तरह से ये मिलीमीटर में आ गई। तो आप हार्ड रॉक के लिए याद रखना है कि 20 से मल्टीप्लाई करनी है, सॉफ्ट रॉक कोल के लिए 30 से मल्टीप्लाई करनी है, और मीडियम रॉक के लिए 25 से मल्टीप्लाई, अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं। वैसे आपकी जो हार्डनेस है, ग्राउंड की जो बेंच की हार्डनेस है, उस पर डिपेंड करेगी कि बर्डन कितना रखा। तो जैसे ही आपने बर्डन निकाला, बर्डन तो आप तो जानते ही हैं, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच, होल के एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, या फेस से पहली लाइन के बीच की दूरी को हम लोग बर्डन कहते हैं। और जो स्पेसिंग होता है वो किसी भी एक लाइन में होल से बीच की, दो होल के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं क्या है, स्पेसिंग। तो आपके सामने ये दिखाई दे रही है। और जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग को जो निकालना है आपको, तो स्पेसिंग निकालने के लिए हम लोग
क्या करते हैं, जो बर्डन होती है उसमें हम लोग 1.25 से, जैसा सबसे लास्ट वाली लाइन में दिखाई दे रही है कि स्पेसिंग इक्वल्स टू बर्डन इंटू 1.25 इंटू 1.5 मीटर, यानी 1.25 मीटर से 1.5 मीटर की जो होती है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बर्डन से। तो यदि अगर 5 मीटर आपकी बर्डन आई है तो 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितनी आ जाएगी, 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर रखिएगा। वो 3-4 ब्लास्टिंग करने के बाद जो जिसमें फ्रेगमेंटेशन अच्छी प्राप्त होती है, पाउडर फैक्टर अच्छी प्राप्त होती है, उसको डिसाइड करते हुए आप नेक्स्ट बेंच में आप ब्लास्टिंग करने का काम उसी पैटर्न में करने का काम करेंगे फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गई बर्डन स्पेसिंग से संबंधित। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो कि कहलाती क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव फॉर ड्रैग लाइन बेंच ब्लास्टिंग। तो पिछला प्रश्न का आंसर हम लोग तो देख लिए हैं, क्या करना है, कॉम्बिनेशन, हाँ आंसर सी हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये जो है चूज करना है, इसमें चूज द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव ऑफ आर ड्रैग लाइन बेंच ब्लास्टिंग। ड्रैग लाइन बेंच की ब्लास्टिंग अगर आपको करनी है तो सबसे पहले ड्रैग लाइन की एप्लीकेबिलिटी आपको ध्यान में रखनी होगी फ्रेंड्स। ड्रैग लाइन जो कि ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टेड रॉक को ब्लास्टेड बेंच से उठाकर सीधे डिकोल्ड एरिया में यानी डंप में थ्रो करने वाली एक हैवी मशीन है, HEMM मशीन है, जिसकी बूम लेंथ जो होती है वो हमारी जो उसकी बकेट होती है उसकी बकेट का 4 to 5 टाइम्स से भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने ड्रैग लाइन बेंच में जो ब्लास्टिंग के लिए उपयुक्त एक्सप्लोसिव है उसको छांटनी है फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन ए कहता है हैवी ANFO, बी नंबर स्लरी, सी नंबर ANFO, डी नंबर इमल्सन, ई नंबर नन। तो इसके संबंध में जो एक्सप्लोसिव अच्छी ताकत वाली होनी चाहिए, फ्रेगमेंटेशन अच्छी बननी चाहिए, ताकि वैसे जनरली हम लोग जो ड्रैग लाइन बेंच होती है वो सॉफ्ट रॉक, मीडियम सॉफ्ट हार्ड रॉक में इसको प्रिफर करते हैं, क्योंकि ये 40 to 45 मीटर हाइट तक डिप्लॉय किया जा सकता है। हम लोग विथ परमिशन DGMS से जो बेंच की हाइट रखते हैं ड्रैग लाइन के लिए 40 to 45 मीटर तक का हाइट में डिप्लॉय कर सकते हैं। 40 to 45 मीटर से अधिक हाइट अगर आपकी बेंच की रहती है तो उस केस में जो हमारा ड्रैग लाइन है वो नहीं फ्रीक्वेंटली इजिली उसको उठाकर लोड करता है, डंप कर पाता है डायरेक्टली। तो इसके लिए वर्टिकल टेंडम मेथड को अपनाना पड़ता है। मैं बताऊंगा कि वर्टिकल टेंडम मेथड होती क्या है। तो यहाँ पर ये नंबर जो है हैवी ANFO उसको समझना है फ्रेंड्स। देखिए इसमें मैं कट पेस्ट करके रखा हूं, टिपिकल कंपोजिशंस ऑफ हार्ड प्रोडक्ट, टिपिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी ANFO, HNANFO जो है उसके कंपोनेंट उसकी आपके सामने रखा हूं। टिपिकल इमल्सन कंपोजिशन, तो इंग्रेडिएंट दिया हुआ है यहाँ, वेट में परसेंटेज में दिया हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट जो है 38% रहेगी और कैल्शियम नाइट्रेट जो है 35% रहेगी, और वाटर जो है 13% रहेगी, फ्यूल ऑयल जो है 10% रहेगी, इमल्सिफायर जो है 2% रहेगी। तो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि CaNO3 होल ट्वाइस जिसको बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, और अमोनियम नाइट्रेट, दोनों की नाइट्रेट है, अमोनियम यानी कि NH4, अमोनियम नाइट्रेट NO3, NH4NO3 होल ट्वाइस। जो अमोनियम नाइट्रेट है वो 38.4% है और कैल्शियम नाइट्रेट जो है तो 35.8% है। दोनों को ऐड कीजिएगा तो लगभग 73%, 74% के लगभग आ गई है, यानी 75% मान के चलिए 2/3 भाग जो है अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट मिलकर के बन गई है। 2/3 यानी कि लगभग 75%। अब यहाँ पे देखिएगा कि बाकी 25% में क्या डालना है आपको। तो बाकी 25% में ये कह सकते हैं कि अगर ये 75% हो गई है तो यहाँ पे जो फ्यूल ऑयल है
फ्यूल ऑयल जो है यानी कि जो आप डीजल ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो लगभग 10% है। लगभग 10% फ्यूल ऑयल डीजल ऑयल आप डाल रहे हैं। अगर आपको 1 टन अगर बनानी है एक्सप्लोसिव तो 750 केजी जो होगी वो लगभग अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट होगी, और उसमें जो फ्यूल ऑयल होगा वो 100 लीटर होगा। तो 100 लीटर इसमें आप डाल सकते हैं फ्यूल ऑयल को, और पानी जो है ठीक उसी के क्रम में आपको लगभग 130 लीटर डालनी होगी। वो 130 लीटर यानी 130 लीटर डालनी होगी। 13% लगभग जो है पानी रहती है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल है वो है इमल्सिफायर जो कि 2% रहेगी। तो इस तरीके से आप ये देखिएगा कि वाटर फ्यूल और इमल्सिफायर 25% के लगभग होते हैं, और बाकी जो अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट है वो 75% रहते हैं। तो इस कंपोजिशन को याद रखना है किसके लिए, HANFO के लिए, हैवी ANFO के लिए, जिसमें इमल्सिफायर ऐड की जाती है तो वो जो है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। अब देखिए मैं यहाँ पर हैवी ANFO में इक्वल्स टू करके लिखा हूं कि ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल तो रहती ही है, पर प्लस इसमें इमल्सन मिला दी जाती है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जो रहती है, जिसकी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल 38.4% है, कैल्शियम नाइट्रेट ऐड की गई है, तो उसमें इमल्सन मिला दी गई है फॉर इम्प्रूविंग बल्क इन स्ट्रेंथ एंड वाटर रेजिस्टेंस। इमल्सिफायर मिलाने का पर्पज बताया जा रहा है कि उसकी बल्क स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है, वाटर के प्रतिरोधक क्षमता, वाटर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है इमल्सिफायर मिला देने से, इमल्सन मिला देने से। तो यहाँ पर हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट स्पेशली मिलाते हैं हैवी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में, कैल्शियम नाइट्रेट याद रखिएगा फ्रेंड्स। स्लरी जो एक्सप्लोसिव होती है, जो पंप ट्रक में मिक्सिंग करने का काम करती है और पाइप के द्वारा सीधे शॉर्ट होल में हम लोग डालते हैं, जिसमें भी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल रहती है, वो स्लरी एक्सप्लोसिव के रूप में रहती है, जिसको SMS भी कहते हैं, जिसके संबंध में हम लोग आगे के पेज में देख सकते हैं। इमल्सन जो एक्सप्लोसिव होती है उसको SME के रूप में बोला जाता है, और इमल्सन एक्सप्लोसिव यहाँ PTO लिखा हूं लेकिन शायद अगले पेज में आपको न मिले, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इमल्सन जो होती है, इमल्सन एक्सप्लोसिव, वो होमोजीनियस एक मिक्सचर होती है, और ये जो स्लरी एक्सप्लोसिव होती है पॉइंट टू पॉइंट इसकी डेंसिटी वेरी करती है, और इमल्सन की जो है पॉइंट टू पॉइंट कांस्टेंट रहती है डेंसिटी। इससे PFDF अच्छी इमल्सन से मिलती है, स्लरी से कम मिलती है। इसकी कंपैरिजन पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, हैवी ANFO जो दैट इज द ड्राई अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल होती है, जो में 96 से 97% जो होती है अमोनियम नाइट्रेट होती है, और 3 to 4% जो है वो फ्यूल ऑयल होती है। तो ये ड्राई अमोनियम नाइट्रेट कहा जाता है इसको। और यहाँ पर जो आंसर है ए नंबर यानी कि हैवी ANFO का आप इस्तेमाल करिएगा। हाई बल्क डेंसिटी रिक्वायर्ड इन हाई वॉल बेंच फॉर ड्रैग लाइन। तो जो ड्रैग लाइन के लिए बेंच आप तैयार करते हैं, उसको ब्लास्टिंग अगर करनी है तो उसमें हैवी ANFO का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बल्क डेंसिटी अधिक रहती है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। इन अंडरग्राउंड माइंस blasting of coal is carried out by drilling short hole of about dash मिलीमीटर डायमीटर। यहाँ पर अंडरग्राउंड माइंस में, चूंकि जो MCL के बहुत सारे माइंस अंडरग्राउंड भी हैं, उसके जितने भी रेगुलेशंस है शॉर्ट फायरर और माइनिंग सरदार से संबंधित मैं टिक आउट कर दूंगा। उसके सभी कीवर्ड और की नंबर को आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में बनाना है, उससे रिलेटेड प्रश्न डेफिनेटली है पूछी जाएगी। इन अंडरग्राउंड माइंस ब्लास्टिंग ऑफ कोल इज कैरिड आउट बाय ड्रिलिंग शॉर्ट होल्स ऑफ अबाउट डैश मिलीमीटर डायमीटर। यानी कि अंडरग्राउंड माइंस में कोल का ब्लास्टिंग आप कर रहे हैं, तो जो शॉर्ट होल जो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसका जो डायमीटर होगी वो कितना के अबाउट होगी, कितना के अबाउट रखते हैं, जो हम लोग डायमीटर रखते हैं वो।
ऑप्शन ए 25 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 30 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 35 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 40 मिलीमीटर, ऑप्शन ई 45 मिलीमीटर। ये डिपेंड करती है कि एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज का डायमीटर क्या है। जनरली जो भी हम लोग P5 एक्सप्लोसिव सॉलिड ब्लास्टिंग के प्रिकॉशन में पढ़े हैं पिछले ही फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें जो एक्सप्लोसिव की कार्ट्रिज की डायमीटर होती है वो 32 mm की जनरली होती है। तो 32 मिलीमीटर की अगर है तो उससे जो हम लोग ये कहते हैं 192 के ही रेगुलेशन में जिसके संबंध में बोला गया है कि 3 मिलीमीटर से कम गैप नहीं होनी चाहिए शॉर्ट होल और एक्सप्लोसिव के कार्ट्रिज के बीच में। तो 3 मिलीमीटर से कम गैप अगर नहीं है और एक्सप्लोसिव के कार्ट्रिज 32 मिलीमीटर है तो 32 में आप 3 का प्लस कीजिएगा तो 35 हो जाएगी। यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगी, जिसमें मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि कॉमनली 32 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ एक्सप्लोसिव इज यूज्ड एंड अकॉर्डिंग टू CMR 192 ड्रिलिंग चार्जिंग फायरिंग। 192 का 1 में लिखा हुआ है सच टाइप ऑफ ड्रिल मशीन नॉट यूज्ड, ऐसे टाइप का ड्रिल मशीन नहीं यूज किया जाएगा। हु नॉट ड्रिल द 0.3 सेंटीमीटर लार्जर डाया ऑफ द यूज्ड कार्ट्रिज, जो यूज करने वाले हैं कार्ट्रिज पेंटाडाइन हो, परमाकोल हो या अन्य सोलिजेक्स हो, तो उनसे जो डायमीटर होगी वो 0.3 सेंटीमीटर, जिसको आप 3 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, से कम नहीं होगी। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो फ्रेंड्स आप 10 नंबर तक का प्रश्न कर लिया, 11 नंबर का प्रश्न पर आ रहे हैं। यहाँ पर आप मिश्रा सर की जो माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए वीडियो को, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए और आप डायरेक्ट बात कर क्लास की टाइमिंग ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे हैं, जिसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है और उसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। द टेक्निक ऑफ ब्लास्टिंग विच इज सिंपलर, ब्लास्टिंग की टेक्निक जो कि सिंपलर है, मोर इकोनॉमिकल एंड लेस हजार्डस। द टेक्निक ऑफ ब्लास्टिंग विच इज सिंपलर, ब्लास्टिंग की वो टेक्निक जो कि सिंपलर है, मोर इकोनॉमिकल है और लेस हजार्डस देन द मेथड ऑफ ब्रेकिंग कोल विथ मशीन कटिंग एंड ब्लास्टिंग इज। तो इस मीनिंग समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि ब्लास्टिंग की टेक्निक जो सिंपलर है, मोर इकोनॉमिकल है, आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी है, लेस हजार से कम खतरनाक है, देन द मेथड ऑफ ब्रेकिंग कोल, ब्रेकिंग कोल को ब्रेकिंग करने की जो मेथड है विथ मशीन कटिंग एंड ब्लास्टिंग इज, तो मशीन कटिंग और ब्लास्टिंग के साथ, तो उसमें ये कौन सी मेथड आपके सामने ऑप्शन रखी गई है। ऑप्शन ए ऑफ द सॉलिड, बी अंडरकट, सी मिडिल कट, डी ओवरकट, ई नन ऑफ देम। तो ये जो अंडरकट, मिडिल कट, ओवरकट है वो अब किसी अंडरग्राउंड माइंस में यूज नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग इसके जगह पे सॉलिड ब्लास्टिंग ही यूज करते हैं। तो ऑफ द सॉलिड, जिसको सॉलिड ब्लास्टिंग भी कहते हैं, ऑप्शन ए को टिक लगा के आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसके संबंध में जो प्रिकॉशंस थी सॉलिड ब्लास्टिंग की, एक बहुत अच्छी वीडियो आपकी अपलोड हुई है 3 दिन पहले, उसको आप देखकर बार बार देख करके अपने दिमाग में बैठाइए। एक हफ्ते में कम से कम 2 हफ्ते में एक बार कम से कम रिवीजन जरूर कीजिए, ताकि दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाए कि डिले इंटरवल 2 शॉट के बीच में कितनी, 2 कंसेक्यूटिव शॉट के बीच में कितनी रखते हैं, 2 डिले के बीच में कितनी इंटरवल होती है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में डिले इंटरवल कितनी होती है, मैक्सिमम चार्ज एक होल में कितना रखते हैं, शॉर्ट फायरिंग केबल की लेंथ कितनी रहती है, ये सब प्रिकॉशंस है। नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिटोनेटर कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम शॉट कितना होल जो है 4 एक बार में ब्लास्ट कर सकते हैं, ये सब प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। द हाइट ऑफ द बेंचेस इन कोल एंड ओवरबर्डन ऑफ रॉक फॉर्मेशन सेल, जो बेंच की हाइट होती है कोयले में या और ओवरबर्डन में, जो रॉक फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, रॉक फॉर्मेशन का जो ओवरबर्डन है या कोयले में जो बेंच होती है उसकी हाइट कितनी रखी जाती है, इस संबंध में हम लोग कई प्रश्न कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या कहता है, स्मॉल ए के रूप में है
shall not be more than the digging height or reach of the excavation machine in use। तो यहाँ पर जो हाइट होती है इसी से हम लोग मेजर करते हैं, कई बार देख चुके हैं, लेकिन एक बार ऑप्शन जरूर सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए। shall not be more than the 10 मीटर, shall not be more than the digging height of the excavation plus 3 मीटर, shall not be more than the width of the bench। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द बेंच जो कोल में बनाते हैं या ओवरबर्डन रॉक फॉर्मेशन में बनाते हैं वो डिगिंग हाइट से अधिक नहीं होगी। यही लिखा हुआ है कोल माइंस रेगुलेशन 106 का 5 नंबर में। ऑप्शन ए को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन 13 के ऊपर आते हैं। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है, एमसीएल एनसीएल के एग्जाम में, मानिक सरदार ओवरमैन के एग्जाम में फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ, वर्किंग नहीं की जाएगी किस मीटर के डिस्टेंस के अंदर में, प्रश्न ये पूछी है। ऑफ द बाउंड्री ऑफ द माइन, एनी माइन, माइन के बाउंड्री के कितने मीटर के अंदर वर्किंग नहीं की जाएगी। एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड बाउंड्री, अगर बाउंड्री का डिस्प्यूट है कि बगल वाला ऑनर कह रहा है कि यहां तक मेरी बाउंड्री है और आप कह रहे हैं कि मैं यहां तक बाउंड्री है, इस केस में जब अगर डिस्प्यूट होती है, विवाद होती है, तो नो वर्किंग शैल बी मेड विथ ए डिस्टेंस ऑफ, तो वर्किंग नहीं की जाएगी डैश डैश मीटर ऑफ द बाउंड्री क्लेम्ड। जो क्लेम्ड बाउंड्री आपकी जो द्वारा जो क्लेम की जा रही है बाउंड्री, उसको फॉलो करते हुए नहीं, बगल वाले खदान के जो द्वारा जो बाउंड्री क्लेम की जा रही है उस बाउंड्री के कितने मीटर के अंदर जो है आपको वर्किंग नहीं करनी है बाय द ऑनर ऑफ द एडजेसेंट माइन अंटिल सच टाइम ए बाइंडिंग एग्रीमेंट है। जब तक, कब तक नहीं करनी है, जब तक कि दोनों के द्वारा बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं हो जाती है। रिच्ड एज टू द करेक्ट बाउंड्री और द क्वेश्चन हैज बीन फाइनली डिटरमाइंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, या जो बहस या विवाद हो रही है उसमें वो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा वो फाइनली डिटरमाइन नहीं कर दी जाती कि यहाँ तक बाउंड्री दोनों के लिए रहेगी, या बाइंडिंग एग्रीमेंट से डिसाइड नहीं कर दिया जाता उसके कितने मीटर के अंदर आपको वर्किंग नहीं करनी है फ्रेंड्स। तो इस संबंध में कोल माइंस रेगुलेशन 122 का 2 नंबर वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन ओपन कास्ट माइंस, इसमें चर्चा किया गया है कि आपकी, ये मैं एक पिक्चर के थ्रू दिखा दे रहा हूं कि आपको क्या उसमें 122 का 2 में क्या कहा है। मैं इसको मिटा देता हूं फ्रेंड्स, और इसमें आप देखिए कि 122 रेगुलेशन 122 जो रेगुलेशन है वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन ओपन कास्ट माइंस, वर्किंग नियर माइन बाउंड्री इन ओपन कास्ट माइंस में क्या कहा है। तो ये इसमें सब रेगुलेशन 2 जो कहा है, क्या कहा है कि ये एक माइंस का बाउंड्री है और ये जो है दूसरे माइंस का माइन नंबर, ये 1 है और ये माइन नंबर 2 है। अब यहाँ पर ये जो बाउंड्री है जिसको हम लोग ये कह रहे हैं कि ये बाउंड्री है, माइन बाउंड्री है। इस माइन बाउंड्री के जो 7.5 मीटर, जो सब रेगुलेशन 122 का 2 में कहा गया है कि इस माइन बाउंड्री के 7.5 मीटर से अधिक कम दूरी तक, यानी कि यहां आप चला रहे हैं, यहां से यहां तक अगर 7.5 मीटर है, 7.5 मीटर है, इसको मैं 7.5 मीटर ही कह दे रहा हूं कि ये जो है 7.5 मीटर है, ये जो है 7.5, तो ये 7.5 मीटर ये जो है आपकी क्या है, माइन बाउंड्री। तो ये 7.5 मीटर है। तो 7.5 मीटर के अंदर आपको वर्किंग, यहां तक वर्किंग अगर आप कर लीजिए ठीक है, यहां तक वर्किंग कर लीजिए, लेकिन इसके अंदर आपको वर्किंग नहीं करनी। आपका ये जमीन है लेकिन 7.5 मीटर इधर से छोड़नी है। ठीक उसी तरीके से इनको भी जो है यहां से 7.5 मीटर छोड़नी है, 7.5 मीटर छोड़नी है। तो इस तरह से 7.5 मीटर और 7.5 मीटर मिलकर के कितने हो जाएंगे, ये जो है 15 मीटर हो जाएगा। 15 मीटर का
पार्टिंग जो है दोनों माइन बाउंड्री के बीच में रहनी चाहिए। और यही अगर कहते हैं माइन जो नंबर 112 है कि मेरी जो ये बाउंड्री है ये नहीं है, हमारी जो है ये वाली है, मैं इसको ब्लू कलर से ही करता हूं, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये वाली है, ये जो है क्लेम्ड बाउंड्री है, ये जो है क्लेम्ड बाउंड्री है, क्लेम्ड बाउंड्री बाय 2 माइन, 2 नंबर माइन द्वारा ये जो क्लेम्ड बाउंड्री है। और ये जो इनके द्वारा न माइन नंबर 1 द्वारा करें कि नहीं ये नहीं होगी, नहीं ये है, ये वाली है, तो इस केस में यहां पर जो क्लेम की जा रही है माइन नंबर 1 के द्वारा, तो माइन नंबर 1 द्वारा जो कही जा रही है कि ये वाली बाउंड्री है, इस केस में ये माइन नंबर 1 द्वारा, माइन 1 क्लेम्ड बाउंड्री, क्लेम्ड बाउंड्री, क्लेम्ड बाउंड्री। तो इस केस में अगर माइन नंबर 1 द्वारा ये कही जा रही है कि क्लेम्ड बाउंड्री करनी है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो माइन नंबर 2 वाले जो वर्किंग है, इस बाउंड्री से आपको 7.5 मीटर 7.5 मीटर छोड़नी है, इसके अंदर आपको कोई वर्किंग नहीं करनी होगी, यानी कि आपको यहां तक ही वर्किंग करनी होगी अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 7.5 मीटर है। ठीक उसी तरीके से ये माइन नंबर 2 वाले जो ऑनर है या एजेंट है, मैनेजर है, क्या कह रहे हैं कि नहीं मेरी माइन बाउंड्री कहां तक है, यहां तक है। तो इस केस में जो माइन नंबर 1 वाले जो मैनेजर रहेंगे, इस बाउंड्री के, इनके द्वारा जो क्लेम की जाने वाली बाउंड्री है, इसके जो है 7.5 मीटर के अंदर जो है वो वर्किंग नहीं करेंगे। इस तरह से ये जो है यहीं तक वर्किंग कर पाएंगे, इसके आगे वर्किंग नहीं कर पाएंगे। देखिए अब इस केस में क्लेम्ड बाउंड्री के दृष्टि में जो सेफ डिस्टेंस, जो पार्टिंग छूट रही है दोनों के बीच में, ये इनका कहना है 7.5 मीटर इधर से इधर, और ये कहना है 7.5 मीटर। ये 7.5 और 7.5 मिलकर के तो 15 मीटर हो ही रहे, लेकिन बीच में ये जो पार्टिंग छूट रही है ये अधिक छूट रही है, जो कि सेफर होगी। इस खदान की खतरा इस खदान में नहीं जाएगी, या इस खदान की खतरा उस खदान में नहीं जाएगी। इस तरीके से जो सेफ्टी है इंश्योर होगी, ज्यादा सेफ्टी इंश्योर होगी। तो आप क्लेम्ड बाउंड्री का मतलब समझ गए हैं, 15 मीटर मिनिमम थिकनेस छूटनी ही चाहिए। तो इस केस में यहां पर कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिखाई दे रही है 13, इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि नो वर्किंग shall be made with a distance of dash meter of the boundary of any mine, and in case of a dispute boundary no working shall be made with a distance of dash meter of the boundary claimed by the owner of an adjacent mine until such time is bounding agreement has been reached as to the correct boundary of or the question has been finally determined by the court of law। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा जब तक डिसाइड नहीं की जाती है कि ये जो है फिक्स बाउंड्री है आपकी, इसी पर आपको काम करना है, तब तक, या तो फिर जो बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं हो पाती है तब तक ये जो क्लेम्ड बाउंड्री है उससे कितने मीटर की डिस्टेंस के अंदर आप वर्किंग नहीं करिएगा। तो ये 7.5 मीटर 7.5 मीटर किसमें है, ऑप्शन डी में है। इस तरह से आंसर ऑप्शन डी को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा। इस चीज को फिर से अगर समझ नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दीजिए, फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा फ्रेंड्स, जहां तक है कि समझ में आ गई होगी। क्लेम्ड बाउंड्री क्या होती है और डिस्प्यूट बाउंड्री क्या होती है, माइन बाउंड्री क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिखाई दे रही है, क्या कहता है, When water is passed over red hot coal, जब जलता हुआ कोयला या कोक पर आप पानी प्रेशर के साथ डालते हैं, the water is composed in hydrogen and oxygen। तो वाटर यानी H2O जो कंपोज्ड रहती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, वो और 2 हाईली एक्सप्लोसिव गैसेस आर फॉर्म्ड।
तो यहां पर जो दो हाईली गैसेस उसके साथ बनती है, मेनली हाइड्रोजन और सीओ। तो सीओ भी बनती है और हाइड्रोजन भी बनती है। ये जो है एक्सप्लोसिव गैस, हाईली एक्सप्लोसिव गैसेस है, वो भी बन रही है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये जो है ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी वाटर गैस, ऑप्शन डी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन ई ऑल दी एबव। यहां पर प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए। व्हेन वाटर इज पास्ड ओवर रेड हॉट coal, the water is composed in hydrogen and oxygen, and two highly explosive gases are formed, mainly hydrogen and carbon monoxide is called। तो उसमें वो क्या कहलाती है? तो जैसे ही आप ये रेड हॉट कोक पर, गर्म कोयले पर पानी डालते हैं, खास करके जो ओपन कास्ट माइन जहां पर कोयले में आग लगी रहती है, तो वाटर फ्लशिंग द्वारा हम लोग कोयले को क्रम्बल्ड करते हैं। क्रम्बल्ड करने का मतलब है कि टुकड़ों में उसको बांटते हैं, वहां पर ब्लास्टिंग नहीं करनी पड़ती, और वो क्रम्बल्ड होती है तो डायरेक्ट शॉवेल द्वारा बकेट में उठाकर डंपर में लोड कर दी जाती है। तो यहां पर जब पानी का प्रेशर उसके ऊपर डालते हैं तो पानी, जिसकी मोलिकुलर फार्मूला H2O होती है, वो दो भाग में टूट जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और साथ ही जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस तैयार होती है। तो यहां पर देखिए वाटर गैस जो होती है वो कहलाती है H2O प्लस रेड हॉट कोक। वो जब पानी रेड हॉट कोक पर पड़ती है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में स्टीम जनरेट होती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ CO और H2 इज कॉल्ड द वाटर गैस। यहाँ पर CO और H2 का जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो वाटर गैस कहलाता है। एक यहाँ पर दी हुई है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस मतलब गैसेस प्रोड्यूसेस लाइक N2, CO2, H2, CO आफ्टर बर्निंग बायोमास। बायोमास के बर्निंग के बाद जो निकलती है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा नहीं की गई है, तो यहां पर वाटर गैस सी नंबर आंसर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। 14 का सी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ऊपर आते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। आज की क्लास की ये आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। कल 16 नंबर से आगे की वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। क्या कहता है देखिए, इन अंडरग्राउंड माइनिंग मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज होल इन सॉलिड ब्लास्टिंग इज डैश डैश फॉर डिग्री फर्स्ट गैसीसीम एंड डैश डैश फॉर डिग्री सेकंड गैसीसीम। यानी कि प्रश्न का मतलब समझते हैं फ्रेंड्स। अंडरग्राउंड माइनिंग में जो मैक्सिमम परमिसिबल चार्ज है एक होल में कितना बारूद आप डाल सकते हैं सोलिड ब्लास्टिंग के केस में, फर्स्ट डिग्री में कितना है और सेकंड डिग्री में कितना। जस्ट इसके 2 दिन पहले वीडियो डाली गई है जिसमें आप ध्यान दिए होंगे, याद भी होगी कि डिग्री फर्स्ट गैसी माइंस में 1000 ग्राम से यानी 1 kg से अधिक बारूद आप नहीं डालिएगा, और डिग्री 2 गैसीसीम या डिग्री 3 गैसीसीम में 565 ग्राम से अधिक बारूद आप किसी भी एक होल में नहीं डालिएगा। तो ऑप्शन ए में दिख रही है आपकी आंसर, जो जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ऑप्शन ए को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। जिसके संबंध में मैं यहां पर लिंक दिया हूं, इसकी 2 वीडियो, एक टेबल वाली वीडियो मैं दिया हूं। जनरली टेबल लोगों को पसंद आती है, तो टेबल वाली वीडियो को आप प्रेफर कर सकते हैं और उसमें और अच्छे से समझ में आएगी। तो उसके तहत अगर आपको देखनी हो तो यहां पर आप इसको क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझनी हो तो इसको क्लिक करके आप देख सकते हो। देखो, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये खुलने लगेगी, और इसको खुल करके आप जो है उस वीडियो को पूरा देख सकते हो, जो कि सॉलिड ब्लास्टिंग की प्रिकॉशंस है। तो यहां पर एड दे रही है, एड को पार होने दीजिए, फिर मैं इसको स्किप कर देता हूं। ये मैंने स्किप कर दिया। तो देखिए, इसको मैं शुरू से दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ये ध्यान में रखना होगा कि 2 कंसेक्यूटिव जो डिले नंबर है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप जो MCL, NCL, NLC और जो माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाली है
उसके कंटेंट्स जो कि सॉलिड ब्लास्टिंग, इसकी आज चर्चा करने वाले हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग साउंड बढ़ा देता हूं मैं। फेस को ब्लास्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्लास्टिंग का मेथड है सॉलिड ब्लास्टिंग। इसके प्रिकॉशन के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रिकॉशन, इस प्रिकॉशन में हम लोग ये देखेंगे कि डिग्री थर्ड स्पेशल जो प्रिकॉशन डिग्री थर्ड में अपनाई जाती है, डिग्री सेकंड में अपनाई जाती है और डिग्री फर्स्ट में अपनाई जाती है, वो कौन कौन सी है, जिसमें से आपका जो प्रिकॉशन का जो सब हेडिंग एक तरह से कहा जाए, वो पहला सब हेडिंग हम लोग रख रहे हैं। दो शॉट के बीच में एक शॉट ये है, दूसरी शॉट। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे होंगे कि इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि वो जो पॉइंट है 1000 kg वाली, वो जो है आपको दिखाई दे। से अधिक कि एक होल में कितना एक्सप्लोसिव हम लोग यूज कर सकते हैं CO2 और H2O में। तो CO2 और H2O का जो है एक आवरण बन जाता है एक्सप्लोसिव किया हुआ। एक्सप्लोसिव क्या होता है, तो ये जो आप एक्सप्लोसिव एंड डिटोनेटर टाइप, ये जो थर्ड कॉलम जो कि 1 C ऑप्शन होगी, C को आप लगा के आगे, तो इसको आप देख करके ये 565 ग्राम देखिए डिग्री थर्ड गैस के लिए होगी। उसी तरह से डिग्री सेकंड गैस में कहा गया है कि 565 ग्राम सी, 565 ग्राम सी है। इसको मिटा करके मैं लिखूंगा, नहीं की जाएगी। अभी इसको मिटा करके मैं उसको करूंगा। इसमें जो है इसमें भी 565 ग्राम ही है। तो ये डिग्री सेकंड में भी 565 ग्राम है, 565 ग्राम से 565 ग्राम है, और इसमें 1000 ग्राम से अधिक नहीं की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको इस वीडियो को भी आप देख करके सेकंड डिग्री गैस माइंस में 565 ग्राम से अधिक नहीं की जाएगी। मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। साथ ही ये भी पूछ सकती है, या इस वीडियो को भी देख करके आप जो है इसको समझ सकते हैं और अच्छे से। ये 1 महीना पहले की वीडियो है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में पुनः आपका। तो जितनी भी वीडियो है उसको आप स्टडी करके पूरी तरह से अपनी एग्जाम की तैयारी को पक्का कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर दिखाई दे रही है 565 ग्राम सेकंड थर्ड के लिए और 1000 ग्राम और डिग्री फर्स्ट गैस माइंस के लिए। तो इस दोनों वीडियो को आप जिसको पसंद आए उसको चूज करके आप देख सकते हैं। मैं अभी इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ब्लास्टिंग किया जाता है, विस्फोट किया जाता है, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले 16 नंबर तक के प्रश्न को लेकर के। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसको सेंड करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगर कोई डाउट और कमेंट्स देनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।